तो यहाँ जो उसकी स्थितियां हुई उस पे एक पार्टी के तौर पर आप लोगों का क्या नजरिया है, इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? तो नीतीश कुमार जो प्रैक्टिकल मैन कहलाते हैं, तो उसमें वो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं थे। जनता के पास जो सहूलतें मिलनी चाहिए थी, उस सहूलतें में देने में नीतीश कुमार नाकाम रहे। आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने कहीं ना कहीं नीतीश जी को लालू जी पर प्रेफर किया है। चुनाव होता है तो वो फिर कैसे जीत कर आ गए? जनता दो तरह के खेमे में बटा हुआ पूरा हिंदुस्तान, पूरी ऑल इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो दो खेमे में होता है। एक तो जो आज का जो हिंदुत्व का जो एक मुद्दा है, जो जिनको कट्टर पंथी ही कह सकते हैं, गेम का शिकार हुआ है। ठीक है। आपके सवाल में आपका स्वागत है। मैं काशिफ मलिक पहल भारत से आज आपके सामने हूं। हमारे बीच हैं मोहम्मद अकबर अली साहब, जो पप्पू यादव जी की पार्टी है, जिनको बिहार के चप्पे चप्पे में लोग जानते हैं, और उसके वो प्रदेश प्रवक्ता हैं। और आप जानते हैं कि प्रदेश प्रवक्ता वो पद है, और अगर हम बिहार के नज़रिए से उसको देखें तो अभी वो सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से हैं, क्योंकि वही बता सकते हैं हमें कि बिहार में पार्टी की रणनीति क्या है, क्या हो सकती है, किस तरह से पार्टी काम कर रही है। तो आइए अकबर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अकबर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अभी जो हम लोग और आप जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं, लॉकडाउन के बाद से जो हुआ है या कोरोना के बाद से, ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बातें हैं, लेकिन बिहार पे, जो कि बिहार एक गरीब स्टेट है, तो यहाँ जो उसकी स्थितियां हुई उस पे एक पार्टी के तौर पर आप लोगों का क्या नजरिया है, इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये तो पूरी जिम्मेवारी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो बिहार सरकार की ही बनती है, चाहे किसी भी स्टेट का प्रॉब्लम हो। लेकिन नीतीश कुमार के जो कार्यकाल में कई कामें अच्छी भी हुई है, ऐसा नहीं है, जो सारी चीज़ों को नकारा जा सकता है। लेकिन जो अनुशासन होना चाहिए और जिस वक्त जो काम होना चाहिए, उसमें उनका जो अपना एक जो रिएक्शन था, एक्शन था, वो जो है परफेक्ट नहीं था। और उसमें जो काम करने वालों ने इसको अपॉर्चुनिटी बनाया, और उस अपॉर्चुनिटी को बना के वो मिसयूज़ ऑफ फाइनेंस किया, जिसका हमारे नेताजी ने उजागर भी किया आज से 8-10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये चीज़ सही नहीं हुआ। जो जनता के पास जो सहूलतें मिलनी चाहिए थी, उस सहूलतें में देने में नीतीश कुमार नाकाम रहे। और उस समय एक बात याद आती है कि जब लोग घर आना चाह रहे थे, तो सबसे वंचित तबका था, जो वंचित तबका था, और जिस तरह से जो लोग आए, देखिए जिसको आना है वो हर हाल में आएगा। तो उसमें जो उनका रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि नहीं, लोगों जहाँ हैं वहीं रुक जाए। तो आप बताएं कि उसमें जो नीतीश कुमार जो प्रैक्टिकल मैन कहलाते हैं, तो उसमें वो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं थे। जी, आपकी ये बातें तो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि नतीजे के तौर पे तो हमने यही देखा। लेकिन फिर जब चुनाव होता है तो वो फिर कैसे जीत कर आ गए? जीत के आने की, देखिए, चुनाव को जो है कई तरह के एंगल से देखा जाता है, जनता देखती है। वो इस तरह के जनता दो तरह के खेमे में बटा हुआ पूरा हिंदुस्तान, पूरी ऑल इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो दो खेमे में होता है। एक तो जो आज का जो हिंदुत्व का जो एक मुद्दा है, जो जिनको कट्टर पंथी ही कह सकते हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन के लोग हैं। ये दो खेमे में हमेशा ही इलेक्शन होता है। तो इस दो खेमे में जो इलेक्शन होता है, उसमें भी फिर कई चीज़ें देखी जाती हैं, चेहरा देखा जाता है, पिछले कार्यकाल को भी देखा जाता है। तो लोग 15 साल का जब याद दिलाते हैं, लालू जी का जो ज़माना था, तो उसके हिसाब से लोग फिर भी उनको फिट समझ रहे थे। इसी वजह से आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने कहीं ना कहीं नीतीश जी को लालू जी पर प्रेफर किया है। बिल्कुल, है ना। चलिए, एक बात हम लोग इससे शुरू करते हैं। तो जब चुनाव होने वाला था, तब तो पप्पू यादव जी ने कोशिश क्यों नहीं की, आप लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की कि उस महागठबंधन या कोई भी एक ऐसी सरकार, एक ऐसा मोर्चा तैयार करें जिससे जो आप कह रहे हैं, जो एक तरफ दक्षिण पंथ की पार्टियां हैं, उनको रोका जा सके? आप लोगों ने अगर शुरू में ये कोशिश की होती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। देखिए, कोशिश तो होती है, लेकिन और लगातार हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आदमी की जो मान सम्मान की बात होती है, अगर सम्मानित तरीके से किसी बात को रखा जाए
तो शायद वो एक्सेप्टेबल होता। लेकिन चूँकि आरजेडी में जो हमारे महागठबंधन के सबसे मुख्य चेहरा, मुख्य पार्टी है, तो उसमें जो लालू जी का कार्यकाल था या उनकी जो सीनियर लोगों का जो एक अपना ग्रुप था, हमें को लगता है उस सीनियर जूनियर के चक्कर में ये जनरेशन गैप का शिकार हुआ, जनरेशन गैप का शिकार हुआ है। ठीक है। तो पप्पू यादव जी तो खुद भी एक बहुत बड़ा नाम है, और जिस तरह से बाढ़ के वक्त में उन्होंने और उनके संगठन ने जिस तरह से काम किया था वो तो काबिले तारीफ थी। लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि एकदम जो चुनाव, जो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का एक अच्छा सबसे बड़े पैमाने में से, मैं ये नहीं कहूंगा कि चुनाव जीतना और संख्या बल जो है वही सब हिसाब करता है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में उसका वैल्यू बहुत है। सरकार आखिरकार उसी की बनती है जिसके पास नंबर ज्यादा है। बिल्कुल। तो पप्पू यादव जी, जो ऐसा नहीं है कि वो कोई उन्होंने आज राजनीति शुरू की, वो पुराने राजनेता हैं और उनका एक अपना इतिहास रहा है। वो एमपी के तौर पर भी सबसे कामयाब एमपीओ में गिने गए हैं। तो अगर हम उन्होंने कोशिश की होती इस तौर पर, अगर हम देखें, ठीक है कुछ नंबर ऑफ सीट्स को लेके झगड़ा, लेकिन आखिरकार ये चीजें सॉल्व हो जाती, क्योंकि हम देखते हैं कि गठबंधन का इतिहास तो एकदम दो एक्सट्रीम लोगों के, यहाँ तो आइडियोलॉजी में कोई ज्यादा डिफरेंस था नहीं, तो उसको तो मेंटेन किया जा सकता था। इन सीट्स को, इनको, ये कोई इतने बड़े मुद्दे नहीं बनते और आज नतीजे कुछ और हो सकते थे। जो इस तरह की सरकार आ गई है कि चीफ मिनिस्टर की बड़े पार्टियों में सबसे कम संख्या है, तो ये एक तरह के अपने आप में ही देखा जा सकता है ना कि ये एकदम गठबंधन की ऐसी सरकार है जिसमें चारों तरफ से शिकंजा है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, चुनाव एक ऐसी चीज़ है कि कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और जो शीर्ष के नेता हैं, महागठबंधन के जो शीर्ष के नेता थे, वहाँ पे एक परेशानी आई कि वही जो बोला हमने पहले भी कि जनरेशन गैप का मामला है, जो हर जगह प्रतिस्पर्धा बना हुआ है ना। वो चाहता हम जो चीज़ें हैं ये बड़ा अजीबोगरीब चीज़ है। तो इसमें भी एक मामला आता ये है कि जब आप किसी से जुड़ना चाहते हैं, अगला आदमी को अगर डर लगे, एक तो अच्छी बात है हमारे नेताजी में कि जन सेवा करके उन्होंने जो नाम कमाया है और बेस्ट सांसद का जो अवार्ड मिला है, और इनकी जो मकबूलियत है ये लोगों में बहुत ज़्यादा है। इंडिविजुअल मकबूलियत के अगर आधार पे देखा जाए तो पप्पू यादव से ऊंचा नाम बिहार के अंदर नहीं है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कोई और है, नंबर ऑफ सीट्स किसी के और है, वो अलग बात है। वो सारी चीज़ें कहा ना कि कई परिस्थितियों से जो है इलेक्शन लड़ा जाता है। तो फिर वही बात आ गई कि एनडीए को हराओ। एनडीए को कौन हराएगा? तो आरजेडी। मतलब तो ये दो खेमे में ये सारा जो हमारी बिहार की जो जनता है वो बट गई। उसमें ये हमारी पार्टी की जो सोच को लोगों ने दरकिनार कर दिया। हमारे नेताजी के खिदमत को, जो रात दिन वो लोगों से इंटरेक्शन में रहते हैं, उनके खिदमत को भी दरकिनार कर दिया गया। ये थोड़ी दुख की बात है। अच्छा, एक ऑप्शन और था आप लोगों के पास, ओवैसी की पार्टी। ये भी एक ऐसा ऑप्शन था जिस पर अमल किया जा सकता था, उसमें भी लेकिन कोशिश हुई, कोशिश दिखी थी। देखिए, कोशिश में कहीं कमी नहीं हुई है, लेकिन कहा ना कि कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है इलेक्शन के वक्त में। हर आदमी की अपनी एक सोच होती है, किसी की पहचान कुछ है, किसी की पहचान कुछ है। तो MIM का भी पहचान कट्टरपंथियों में ही माना जाता है आज अभी तक का जो है ऐसे। तो हमारे नेताजी का एक जो छवि है या जो उनकी सोच है वो जो है किसी में भेदभाव और जातवाद से बहुत उठ के काम करते हैं। उनको आप कहीं देखेंगे कि झुग्गी झोपड़ी में बैठ के खाना खा रहे हैं, किसी हरिजन के यहाँ भी, तो किसी पंडित जी के यहाँ भी बैठे हुए हैं, आम जनता के बीच में भी बैठे हैं। तो उसमें वो समीकरण, मतलब मोदी जी वाला सबका साथ सबका विकास वाला मामला है। उनके पास तो खैर नहीं, मोदी जी का साथ और विकास में बहुत फर्क है। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। क्योंकि एक बात कहने और प्रैक्टिकल अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ जाता है तब तो ये बात सही हो जाता है, लेकिन कहने में और करने में वो मैच नहीं करता, उनका रिजल्ट बिल्कुल अलग है। कथनी और करनी में बहुत फर्क है, आसमान जमीन का फर्क। चलिए, मैं आपसे एक बात पूछूं जो बहुत ही ज़रूरी है। अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, उसके बारे में या उसको लेकर आपकी पार्टी का क्लियर स्टैंड क्या है? जाहिर सी बात है कि हम लोग एंटी एनडीए का ही काम करेंगे। हमारे नेताजी अभी गए भी थे 1 महीना पहले, और ममता बनर्जी जी से, मतलब मकसद सिर्फ मोदी जी को और उनकी पार्टी को हराना है या कुछ और मकसद? अगर नहीं, देखिए, मोदी जी से कोई या उनकी पार्टी से नफरत नहीं है, उनकी जो कट्टरवादी सोच से नफरत है। अगर वो कट्टरवादी सोच को हटा दें और सबका साथ सबका विकास के बातों को अगर धरातल पर उतार देते हैं
तो मेरे ख्याल से हम लोग भी उनके साथ हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम कट्टर सोच की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सपोर्टर्स का ममता बनर्जी के बारे में भी यही कहना है कि वो बहुत ही मतलब विपक्ष की तरफ वो बिल्कुल रूड रहती हैं, तो उनका ये कहना है उनके बारे में। तो अगर आप ममता जी का साथ दे रहे हैं तो उनकी नज़र में आप भी एक खास किस्म के कट्टरपंथियों का साथ दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो देखिए कभी कभी एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, जिस तरह से एग्रेसिव होके एक अच्छा शांत माहौल, आप इलेक्शन से पीरियड से जो ये कैंपेनिंग जो शुरू हुआ, इससे पहले ये वहाँ बंगाल की बात कर रहे हैं कि ये जो कैंपेनिंग शुरू किया अभी एनडीए वालों ने, क्या इससे पहले आप कहीं न्यूज़ में देख रहे थे कि किसी ने टीएमसी वालों ने किसी को मार दिया, या कहीं पर ऐसा न्यूज़ आया मारने काटने या किसी तरह का कोई ऐसी बात? नहीं, ये बात आपने ठीक कही। मतलब तो इसका मतलब है कि हम तो ठीक से बैठे हैं, लेकिन आप हमें डंडा करते आ गए। जाहिर सी बात है कि कोई किसी को डंडा करेगा तो कुछ तो रिएक्शन आएगा, तो गलती उनकी है और वो थोपते हैं किसी और के ऊपर। चलिए, ये बात निकली है तो ये कहीं ना कहीं से जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर आती है, जो चैनल्स हैं, खासकर जो टीवी चैनल्स हैं और हिंदी अखबार हैं, अब तो खैर अंग्रेजी अखबार और चैनल्स भी हो गए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो भारत की तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका रोल आपको कैसा लग रहा है अभी? नहीं सर, वो बिल्कुल गलत है, और मेरे ख्याल से एनडीटीवी छोड़ के सारे पेड चैनल्स ही हैं, और वो कि हर जो न्यूज़ है वो सब उनके नज़रिए से ही उसको दिखाया जाता है। ये तो मेरे ख्याल से सारे इंडिया की जितनी जनता है वो समझ चुकी है इस बात को, कि फिर भी हम लोग न्यूज़ देखते रहते हैं, इसलिए कि अगर एंटी पार्टी का न्यूज़ नहीं देखेंगे तो उनकी जो सोच है वो पता नहीं चलता, इसलिए हम लोग देखते हैं। अदरवाइज उससे कोई इंटरेस्ट नहीं, चूँकि वो टोटल पेड चैनल है, उसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। अच्छा अकबर साहब, अब मैं उस संस्थान के बारे में बात करना चाहूँगा जिससे आप डायरेक्टली जुड़े, आप खुद बताएं उसके बारे में। क्या है वो क्या करती है? जनहित संघ के बारे में, वो क्या करती है, उसका पर्पस कैसा है, क्या है, और वो किस तरह से काम करती है? बहुत चूँकि हमारा घर हमेशा पॉलिटिक्स और सोशल काम से शुरू से जुड़ा हुआ है पिछले 100 सालों से, तो जब से हम लोग भी पटना आए तो हमारी एक सोच हमेशा से रही है और हमेशा इस एक्टिविटी में रहे हैं, लेकिन इसको इन्फॉर्म नहीं कर पाए हम लोग कि जो है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी कुछ उसके अंदर ख़ास बात है हमारी संस्था का। क्या है वो? और वो ख़ास बात ये है कि हम लोग उस संस्था में कोई जात पात, ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं करेंगे, और उस संस्था का मेन मकसद है पढ़ाना, बच्चों को एजुकेट करना है और लोगों की मदद से एजुकेट करना है, और उसमें उन लोगों को एजुकेट करना है जिनके बच्चे पढ़ने में तो तेज़ हैं पर उनको पढ़ा नहीं पाते, संसाधन नहीं है उनके पास। तो हम लोगों ने ये बेड़ा उठाया है, और ये जो सेशन शुरू होगा अभी 1 अप्रैल से, उसमें हम लोगों ने 10 बच्चे का बेड़ा उठाया है कि उनका फीस हम लोग भरेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे, और ये 10 बच्चे आगे चल के 100,000। जो 10 बच्चे आपने सेलेक्ट किए हैं, ये किस मतलब क्राइटेरिया के तहत? इसमें सारे धर्म के लोग हैं। हमारी ये संस्था खड़ी हुई अब जाके इतने सालों के बाद इस पटना के अंदर, क्योंकि अपने सोच के लोग नहीं मिलते। जैसे ही हम बात करते थे कि हम तो धर्म के कैद नहीं है, हम किसी भी धर्म के बच्चे को पढ़ाएंगे, तो हमारे कुछ लोग, मैक्सिमम लोग उसको रिएक्ट करते थे कि अरे आप दूसरे के बच्चे को, और वो भी दूसरे धर्म के बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे। तब हमने कहा कि नहीं, हमारी सोच यही है, अगर ऐसे लोग कुछ मिल जाएं तो हम इस संस्था को तभी शुरू करें। तब जाकर हमारा ये 22 साल से हम पटना में रह रहे हैं। अब हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी मशीर आलम हैं, और हमारे जो है कुछ और दोस्त हैं, शाहनवाज भाई हैं, जमा साहब हैं, हमारे कुछ और भी बेस्ट फ्रेंड है अरुण कुमार दुधवा वाले। तो इस तरह से हम लोग इकट्ठा हुए और इस सोच पे हम लोगों ने मुहर लगाया कि नहीं, ये जो है बिल्कुल और लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें धर्म और जाति और बैकवर्ड फॉरवर्ड इसमें कुछ भी नहीं है। इस संस्था में हमारी सोच ही बिल्कुल डिफरेंट है कि हम सब एक हैं, और उसमें वही लोग का हम लोग काम करेंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। ये मेन क्राइटेरिया। चलिए ठीक है, उन बच्चों के भविष्य के लिए, और आप कहीं ना कहीं ये मानते होंगे कि ये बिहार से रिलेटेड बच्चे हैं जिनका जो बाद में डिसाइड करेंगे बिहार के भविष्य को, और बिहार से मतलब भारत से है। बिल्कुल। तो चलिए, अब मैं आपसे एक बात और पूछूं कि क्या
आप लोग पप्पू यादव को आने वाले समय का मुख्यमंत्री देखते हैं? बिल्कुल, उनके जैसा नेता अगर चीफ मिनिस्टर बन जाए, जो इच्छा शक्ति जितनी उनकी है, काम करने की जो क्षमता है, हम नहीं समझते हैं कि बिहार में एक आदमी नहीं होगा जो, हम लोग थक जाते हैं उनसे कम एज के होने के बावजूद भी, क्योंकि उनका कब सुबह होता है, कब शाम होता है, कब पता ही नहीं चलता है। रात भी उनके लिए दिन है और दिन तो दिन है ही। तो उनकी जो काम करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है और हम समझते हैं कि ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं। जातिवाद की समस्या से लोगों को उठाना, तो जो उनका जो कार्यशैली है उसमें वो चीज़ झलकता है कि ये कहीं पर इस चीज़ों को लेके नहीं चलते हैं। किसी भी आदमी की पैरवी करने में एक सेकंड भी हिचक नहीं करते हैं, नाम तक नहीं पूछते हैं, जाति नहीं पूछते हैं, क्या काम है, ये काम है, तो वो फटाफट उनकी मदद हो जाती है। चाहे वो पैसे का मामला हो, मेडिकल का मामला हो, कोई डिपार्टमेंटल पैरवी हो, तो बिना नाम जाति पूछते बेहिचक वो काम करते हैं। तो इन सब कामों को देखते हुए लगता है कि ऐसे ही आदमी की ज़रूरत है और काम करने की जो क्षमता है वो क्षमता का इस्तेमाल बिहार में होना चाहिए। क्योंकि हम जो अभी और जो लोग की जो सरकार है, उनके जो मंत्रीगण हैं, हम समझते हैं उनसे कई गुना कैपेसिटी ज़्यादा है, बस एक मौके की तलाश है। एक मौके की तलाश है। इस मौके की तलाश में लेकिन बात ये होगी कि अगर हम पूरे बिहार के चुनावी गणित को देखें तो हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि चीफ मिनिस्टर तो एक ही होता है और जो उम्मीदवार हैं उसके वो 2-3 हैं जो ऐसे हैं जो मतलब सामने रहते हैं। तो फिर ये कैसे होगा? ये बस मतलब बताया कि इलेक्शन में परिस्थितियाँ बहुत सारी होती हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा झारखंड में एक सिंगल निर्दलीय जो है विधायक हैं जी और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। बिल्कुल, ये हाँ ठीक है। आपने जैसे झारखंड का नाम छेड़ा, मुझे वो बात समझ आ गई। आप क्या बोलते हैं? परिस्थितियाँ ही जो है इन सब चीज़ों का रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि जो काम पहले से प्लानिंग होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपका वो धरातल पे उतर जाए। तो हम लोग भी वैसी ही परिस्थिति के इंतजार में। मैं ये मानूं कि जाप जो है जन अधिकार पार्टी, उसकी कैंपेनिंग चल रही है या शुरू होगी या कंटिन्यू चलती रहती है? ये कंटिन्यू चलती रहती है। आप हमेशा देखते होंगे, बस वही पेड चैनल हैं जिसकी वजह से हमारा न्यूज़ हाईलाइट नहीं होता है। वरना कौन ऐसी समस्या है इस बिहार के अंदर जिस पे हमारे नेताजी या हम लोग उसका रिएक्शन में हम लोग धरना पे नहीं बैठते हैं या रोड शो नहीं करते हैं, चाहे महंगाई की बात हो या जनता के हित की और भी सारी बातें हों, इस पे तो हम लोग हमेशा जो है, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, कई बार हमारे नेताजी का फर्स्ट अप्रिसिएशन वहीं हमारे नेताजी का मिला। लोगों ने अप्रिशिएट किया और राकेश टिकैत जी ने बुलाया और मंच साझा किया और उनके सपोर्ट में वो हम लोग कई बार गए, हमारे पार्टी के कई लोग गए। जी बिल्कुल। और उनके साथ साथ हम लोग यहाँ से भी काफ़ी बैकअप दिया, बिहार की जनता को हम लोगों ने बताया कि ऐसी चीज़ है। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे तो हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी हमारे इस किसान के समर्थन में आए और उनकी बातों को लोगों ने बड़े गौर से कल या परसों उन्होंने रैली किया है और जिस तरह से उन्होंने बताया है उसकी डिमेरिट्स, तो अब ये लगता है कि अब लोगों को समझ में आने लगा है कि इसकी डिमेरिट ही डिमेरिट है, मेरिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और वैसे भी बता दूं आपको कि ये जो एनडीए जितने भी कानून ये लोग लाते हैं ना, इसमें 99% डिफीट ही खाते हैं ये जिस। तो क्या मामला इनकी नीयत का है? मामला हमें तो लगता है कि ये सारे लोग बिल्कुल अनएक्सपीरियंस लोग हैं, इनको देश चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। पहले आप देखे होंगे जीएसटी के अंदर जब हम लोग उस वक्त एनालिसिस कर रहे थे तो 184 उसमें अमेंडमेंट किया गया, 184। अब आप सोचिए कि अगर अभी हम कोई काम करने जा रहे हैं और उसमें अगर एक आध दो संशोधन हमारे ख्याल से, अगर हम एक्सपीरियंस आदमी हैं, हम किसी चीज़ को अगर लाते हैं तो उसमें कोई भी डिमेरिट नाम की चीज़ ही नहीं होनी चाहिए सर। अगर उस लेवल के नहीं है तो आपको कोई नई चीज़ लानी ही नहीं चाहिए। जैसे भारत की जो सारी चीज़ संविधान जो बनी हुई उसके आधार पे काम करना चाहिए। 3 तलाक के मुद्दे पे उसमें देख लीजिए प्रॉब्लम दूसरे धर्म में और उसको ढूंढ रहे हैं मुसलमानों के घर में। क्या है ये आप बताएं? तो अगर करप्शन बिहार में है तो यूपी में आप लाइन ऑर्डर ठीक करेंगे?
नहीं बिहार में करेंगे। बिहार में करेंगे, इसका क्या जवाब? इस बात को आप एक्सप्लेन करें कि समस्या दूसरे धर्म में है और तलाश उसको आप यहाँ रहे हैं, क्या क्योंकि हम लोगों का जो देखिए, हम आप सब आज के किसी भी रिपोर्ट को लेना बहुत आसान काम है आरटीआई के थ्रू। तो जब आरटीआई के थ्रू आप ये देखेंगे तो हमारे यहाँ तो जो प्रॉब्लम है वो 10% से भी कम है ना, और वहाँ जो है आपका 35% के आसपास प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम जहाँ ज़्यादा है या जिस धर्म में या जिस भी जगह पे, तो वहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है ना। हमारे यहाँ कहाँ कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, ट्रिपल तलाक का जो फैसला है वो आप ठीक है, संख्या तो अलग है, आप बता रहे हैं कि 10% है, वो आरटीआई की रिपोर्ट है, लेकिन अगर 1% भी है तो वो गलत है। अगर उसको ख़त्म किया जाता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम? देखिए, 1-2% समाज के अंदर समस्या चलती रहेंगी, लेकिन जो वो कानून जो उन्होंने बनाया वो ऑलरेडी हमारे इस्लाम के अंदर है, वो बना हुआ। उन्होंने कुरान की तफसील को पढ़ा ही नहीं। कुरान किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप बोलते हैं, वो भी मंच पे बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं, तो पहले उसमें स्टडी करना पड़ेगा, देन आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने का 2 एंगल होता है। जिस तरह से अगर गिलास में हम लोग आधा पानी भर दें तो एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी बोलता है कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, और नेगेटिव सोच के लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो आधा खाली है। तो ये चीज़ों को अगर आप प्रूफ कर नहीं पाते हैं, और जब आप बहस में बैठते हैं तो आप हार जाते हैं, उसके बावजूद भी आप बैकफुट पे नहीं जाते हैं, फिर थेथरोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, फिर अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, अहम आ जाता है। जितना भी आज गलत कानूनों पे रिएक्शन हुआ, लोग आंदोलन किए, चाहे हमारी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तो आप ये देखते होंगे कि जो उसके रिएक्शन का जो मेन जो सूत्रधार है उसको धमकाया जाता है, उसकी अरेस्टिंग होती है, और उनको डरा धमका के वो चाहते हैं कि ये किसी तरह इसको शांत कर दिया जाए। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो भी लोग आंदोलन किए, तो आंदोलन का जो मुख्य तथ्य होता है वो कभी नहीं दबता है। इंसान को आप जेल में डाल सकते हैं, उसकी सोच को नहीं डाल सकते। अकबर अली को अगर किसी ने अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया तो दूसरे अकबर अली खड़े हो जाएंगे, मनोज सिंह खड़े हो जाएंगे, सुरेश सिंह खड़े हो जाएंगे, मनोज यादव खड़े हो जाएंगे। सोच जो है वो चलती है। तो ये इसका भी इनको पता नहीं है। अच्छा, जब आपने ये बात छेड़ी है तो आजकल बहुत सारे चैनल्स पर कई पत्रकार हैं जिनको नौकरी से निकाला गया, कई को तो अरेस्ट कर लिया गया, और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि क्या ये सरकार पर सवाल उठाने का उनको इनाम मिल रहा है, या मतलब या उनकी गलती हो रही है जो उनको अरेस्ट किया जा रहा है? नहीं, गलती तो सरकार की ही है, चूंकि आज इतने सारे पत्रकारों, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, दिशा रवि, वो अरेस्टेड, मतलब जो भी सवाल पूछ रहा है या कुछ हो रहा है वो अरेस्ट हो जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको जैसा कि कहा ना कि वो जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो लोग भी आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, तो दिशा जैसी आपके हज़ारों लोग हैं, CA NRC में भी है, कई लोग जो है तिहाड़ में लगभग 200 कुछ समथिंग लोग बंद हैं। और बड़े अजीबोगरीब मामला ये है कि सेम केस में एक आदमी अरेस्ट होकर अंदर हो जाता है, और दूसरे के आदमी वही उसी केस में वही सारे से सब चीज़ें उस पर भी लागू होती है, उसको कोई भी अरेस्ट। आप नाम लेना चाहेंगे किसी का? बिल्कुल नाम लेना चाहेंगे। रागिनी तिवारी है, कैलाश मिश्रा है, ये सब लोग का वीडियो एविडेंस। हाँ, कपिल मिश्रा। तो ये जो लोगों का आप ढूंढते हैं, कोर्ट ढूंढती है सबूत तो आपके पास है, पूरा इंडिया ने देखा किस तरह से भड़काया गया, जिस तरह से है ना। उसके बाद जो है वो बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका? मतलब आप कहीं ना कहीं एक तरह की पार्शियलिटी का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल पार्शियलिटी है ये। तो देखिए, ये बीजेपी जो गवर्नमेंट है, अगर ये RSS से हट के अगर ये पार्टी अगर चले तो हमें नहीं लगता कि ये सारा प्रॉब्लम आएगा फिर, क्योंकि वो तो बिल्कुल टीन का चश्मा लगाया हुआ है ना वो, और काम तो कोई और, ऑर्डर तो कहीं और से आता है।
नागपुर से आता है। बिल्कुल आता है, इसमें कहीं कुछ। चलिए, आपकी जो संस्था है उसके लिए मेरी तरफ से और हमारी टीम पहल भारत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी बिहार जैसे राज्य में बहुत ज़रूरत है। खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, जो इंसान की बेसिक नीड है, उसके लिए अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और आप उससे हमेशा जुड़े रहें। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और मैं बोलना चाहूँगा जो हमारे तथाकथित मेन स्ट्रीम चैनल्स और अखबार हैं उनको चाहिए कि इन बातों को भी वो दिखाएं, क्योंकि आपकी रीच ज़्यादा है, आपकी पहुँच ज़्यादा है। अगर आप ऐसा दिखाएंगे तो जो और लोग हैं वो भी उससे इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे और उसके साथ जुड़ना चाहेंगे। हमेशा सरकार की तारीफ करता रहना, हमेशा सरकार से सवाल नहीं पूछना और सरकार को खुश करना, तुष्टीकरण करना, उसके नतीजे बहुत ख़राब रहे हैं दुनिया में। हम और आप इतिहास से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। अकबर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहल भारत की स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओके।